हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी को अगर हम एक लिमिट तक खींचते हैं तो वो अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, बट उस लिमिट से अगर हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बॉडी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है। और वहीं पर हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? स्ट्रेन का। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी में क्या होगा? चेंज आएगा। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो देन स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है? कांस्टेंट, दैट इज ई इनटू स्ट्रेन। यहाँ पे जो हमारा ई है स्टूडेंट, ये ई ही हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर इसका हम लोग यूनिट फाइंड करें स्ट्रेन तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। बट स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन इस क्या है? डायमेंशन लेस है। तो फाइनली यही हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट हो जाता है किसका? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। अब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग किसको ले लेते हैं? स्ट्रेन को, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग किसको रखते हैं? स्ट्रेस को। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉडी में चेंज आएगा। तो इसका जो ग्राफ हमको मिलता है वो ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी अगर हम मान लें ये एंगल एक्स, हमेशा जो एंगल लेंगे वो कहाँ से लेंगे? स्टैंड से। तो ये हमारा लेट थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट? टेन थीटा। ठीक है, और जो यहाँ पे टेन थीटा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ई, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर स्टूडेंट? यानी हम बोल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व gives the measurement of modulus of इलास्टिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ ए बॉडी। ये जो बॉडी के मटेरियल यानी बॉडी जो है वो किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। तो मटेरियल का नेचर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से टेम्परेचर पे या कितने टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इम्प्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। सेकंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के से। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा से। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, इज नॉन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे देखिए यहाँ पे एक वायर है और इस वायर का भी जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग कैपिटल एल कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे क्या होगा? इसका लेंथ हमारा चेंज होगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ है वो मान ले रहे हैं स्टूडेंट डेल्टा एल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फोर्स कितना लगाएं? एफ। ओरिजिनल लेंथ क्या था? एल था, है ना। और एफ फोर्स लगाने की वजह से उस वायर में क्या हुआ? चेंज आया, और वो चेंज कितना है? डेल्टा एल है, यानी इलोंगेनेशन इन अ वायर। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी देन वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ अपॉन
ए डेल्टा एल और ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एल, है ना। तो y इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर सॉलिड, यानी सॉलिड के लिए y कितना होगा। तो अभी हम लोग y का एक फार्मूला हमारे सामने क्या आया, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है स्टूडेंट। तो फोर अगर हम सॉलिड के लिए देखें तो सॉलिड के लिए जो डेल्टा एल होता है, ये डेल्टा एल क्या होता है, फाइनाइट होता है। मतलब इसमें जो चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा एल फाइनाइट है ना, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा फाइनाइट है तो वाई का वैल्यू भी क्या होगा, फाइनाइट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट। यानी जो वाई का वैल्यू होगा वो वाई का वैल्यू हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाई है इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। ठीक है। y का जो होगा वो किसके लिए ओनली डिफाइंड होगा, सॉलिड के लिए। फॉर लिक्विड के लिए देखते हैं। तो फॉर लिक्विड के लिए अगर हम लोग देखें तो डेल्टा एल जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लिक्विड पे थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा एल क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। अगर डेल्टा एल इन्फिनाइट हो गया तो यहाँ पे अगर इन्फिनाइट से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। देखिए फॉर आइडियल रिजिड बॉडी, तो आइडियल रिजिड बॉडी के लिए ये जो डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज नहीं आएगा इट मीन्स ये जो पूरा टर्म हो गया वो 0 हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर आइडियल रिजिड बॉडीज़ के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंग्ड वर्टिकली विथ मासलेस वायर ऑफ लेंथ l, रेडियस r, यंग्स मॉडुलस y, देन इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है। यानी ये एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, l दिया हुआ है, इसका रेडियस गिवन है कितना स्टैंड, r है। इस पर फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा स्टूडेंट F, वो कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे, mg हो जाएगा। ठीक है। तो इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द वायर, तो y क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो y इक्वल टू हम लोग पढ़े फोर्स अपॉन L अपॉन A इंटू डेल्टा L। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देखें तो जो y F इक्वल टू हो जाएगा mg, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं mg इंटू L अपॉन A एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डेल्टा L, ये हमारा क्या निकल के आ गया, y। ठीक है। बट इंक्रीमेंट इन द लेंथ अगर हम लोग को फाइंड करना है, यानी इलोंगेशन इन द वायर। ठीक है। तो इलोंगेशन इन द वायर क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एल का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgl अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इलोंगेशन इन वायर आ जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी जैसा हम लोग एक बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अभी मान ले रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना स्टूडेंट, भी है। अब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो चेंज इन वॉल्यूम मान ले रहे हैं हम लोग डेल्टा भी। ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से डिनोट करते हैं, तो देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स डेल्टा भी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, एफ भी अपॉन ए डेल्टा भी, ये हमारा क्या गया स्टूडेंट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसका यूनिट फाइंड करना चाहें तो यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, के इक्वल टू एफ भी अपॉन ए डेल्टा भी। तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का तो यूनिट होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर सॉलिड। अगर सॉलिड के लिए अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो डेल्टा भी का वैल्यू कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम
हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो के आएगा वो के क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा 0 है तो 0 से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो के का वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। फॉर सॉलिड, आइडियल सॉलिड के लिए अगर देखें तो आइडियल सॉलिड में भी अगेन डेल्टा भी क्या रहने वाला है, 0। तो फिर से हमको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना मिल जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। और नॉर्मल लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर हम नॉर्मल लिक्विड एंड गैसेस का बात करें तो उसमें जो डेल्टा वी होता है वो डेल्टा वी क्या होगा, फाइनाइट होगा, है ना। अगर डेल्टा वी फाइनाइट होगा, अगर ये वैल्यू हमारा फाइनाइट है तो ये पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। इट मीन्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा स्टूडेंट, फाइनाइट होगा, ठीक है। फॉर आइडियल फ्लूइड्स, अगर हम आइडियल फ्लूइड्स की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड्स के केस में क्या होगा, तो आइडियल फ्लूइड के केस में डेल्टा भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो हमारा अगेन के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या आ गया, इनफाइनाइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तो वो कितना जल्दी कंप्रेस हो जाता है, उसको हम लोग, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए अगर हम आयरन का एक टुकड़ा है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगा, बट अगर हम एक रबर लेते हैं, रबर पे अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो जल्दी कंप्रेस हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, बल्क मॉडुलस का। इट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय सी, तो सी इक्वल टू 1/k। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है, बट इसका लोअर पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे एक एंगल होता है दैट इज़ फाई, है ना। ये टोटल लेंथ है एल और ये हमारा क्या होता है, चेंज इन लेंथ यानी dx। क्लियर स्टैंड। तो हम लोगों ने ईटा, तो हम बोल सकते हैं ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। और शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आता है, फाई, यानी हम लिख सकते हैं एफ अपॉन फाई ए। क्लियर स्टूडेंट, यानी ईटा इक्वल टू फाई एफ अपॉन फाई ए, ठीक है। तो देखिए फॉर सॉलिड के लिए देखते हैं। तो फॉर सॉलिड के लिए अगर हम लोग देखें तो जो फाई का वैल्यू होगा, ये फाई का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और सॉरी फाइनाइट होगा, ठीक है। तो फाइनाइट होगा तो ईटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनाइट होगा, क्योंकि चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। बट फॉर लिक्विड और गैस, और लिक्विड और गैस के अगर हम लोग टर्म में देखें, है ना, तो यहाँ पे जो फाई होगा ये फाई क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी जब फाई बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में जो ईटा आएगा वो ईटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये फाई है, ये फाई को हमेशा किस में मेजर करना है, इन रेडियन, ठीक है। ये जो फाई होगा, फाई का वैल्यू हमेशा किस में लेंगे, इन रेडियन में लेंगे। तो फॉर सॉलिड के लिए फाइनाइट होगा, यानी ईटा इक्वल टू फाइनाइट आ जाएगा। बट फॉर लिक्विड और गैस है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ईटा आएगा वो ईटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। क्लियर है।